हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो क्लास 10th की साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 39 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसको टोटल 5 सेक्शन में बांटा जाता है, जिसमें से हम स्टार्टिंग की जो 4 सेक्शन है वो कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो जो 5th सेक्शन है जिसको हम सेक्शन ई बोलते हैं, ठीक है, उसमें आपको मालूम होगा 3 क्वेश्चन आते हैं जो केस बेस्ड स्टडीज़ होते हैं, ठीक है। तो अब उन क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं 37 नंबर, 38 और 39। हालांकि इनके लिए पूरा स्टेंजा होता है, उसको मैंने हटा दिया है। जो मेन लाइंस थी उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करके यहाँ पे नोट किया हुआ है। आज की वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है और क्या आपको इसका आंसर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो केस बेस्ड स्टडी से रिलेट करते हैं। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। अ कॉनकेव मिरर, क्या बोला गया है? कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्राइस इन इट्स साइज। कॉनकेव मिरर जो है इमेज फॉर्म कर रहा है लेकिन 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो बड़ी इमेज नहीं बना सकता है, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर है उसी में पॉसिबिलिटी होती है 3 गुना बड़ी इमेज को बनाने की। लेकिन एक सोचने वाली बात, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कोई ऐसा हिंट नहीं है कि भाई रियल या वर्चुअल, ऐसा कोई वर्ड भी नहीं लिखा है, या सेम साइड अपोजिट साइड ऑब्जेक्ट के, ये चीज़ भी नहीं लिखी है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट की जो 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है वो सीधे हाथ पर बन रही है या उल्टे हाथ पर बन रही है? अगर देखिए कोई हिंट है आपके पास, क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, रियल वर्चुअल लिखा हो या सेम साइड अपोजिट साइड लिखा हो तो बात ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि इस क्वेश्चन के साथ भी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्राइस इन इट्स साइज ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। अब स्क्रीन पर इमेज बन रही है, ऑन अ स्क्रीन, याद रखिएगा यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है स्क्रीन। तो क्या हमें इस वर्ड से पता चल रहा है कि भाई वर्चुअल इमेज बनेगी या रियल इमेज बनेगी? भाई मानकर चलते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना दिया होता, सीधा बोलता हुआ आपसे एक कॉनकेव मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्राइस ऑफ इट्स साइज, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना होता? दोनों केसेस को लेकर चलना पड़ता, ठीक है, कि भाई आपको हो सकता है सीधे हाथ की तरफ इमेज बन जाए, हो सकता है उल्टे हाथ की तरफ। जैसे आप सबने रूल्स तो पढ़े ही हैं कि जो थ्राइस इमेज बनती है, जो 3 गुना इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर में दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं। अगर सीधे हाथ पर इमेज बनेगी तो सीधी इमेज बनेगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, है ना। और अगर आप उल्टे हाथ की तरफ देख रहे हैं इमेज बनते हुए तो वो हमेशा नीचे की तरफ इमेज बनती है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, इमेज फॉर्म हो रही है ऑन अ स्क्रीन। तो अब आपको एक चीज सोचनी है ध्यान से और कमेंट करके बताना है कि क्या स्क्रीन पर इमेज बन रही है। यहाँ पे तो बोल रहा है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रही है स्क्रीन पर, लेकिन अब सोचकर आपको ये कमेंट करना होगा कि क्या स्क्रीन वर्ड के लिखने से यहाँ पर हमें हिंट मिल पा रहा है कि वर्चुअल इमेज बनेगी या रियल इमेज बनेगी। अगर ये स्क्रीन वर्ड ना होता फिर तो डिसाइडेड हो गया कि भाई यहाँ पर आपको दोनों ही केसेस लेके चलने पड़ते, है ना। लेकिन क्या स्क्रीन वर्ड के लगाने से यहां पर क्लियरिटी हो पा रही है या नहीं? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि भाई स्क्रीन वर्ड के होने से क्या यहां पर क्लियरिटी हो पा रही है रियल और वर्चुअल इमेज की या नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आगे के पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्क्राइब द नेचर। जब आप ये पता लगा लेंगे कि कौन सा केस हमें लेके चलना है या दोनों केस लेके चलना है, उसके बाद फिर आप नेचर ऑफ इमेज बताएंगे। नेचर ऑफ इमेज आपको पता ही 3 पॉसिबिलिटी होती है ना, 3 पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं कि भाई वर्चुअल और रियल में से 1 पॉइंट लेना होता है, एनलार्ज और डिमिनिश में से लेना होता है, और इरेक्ट और इन्वर्टेड में से 1 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट फिर आपके पास बोल रहा है कि गिव रे डायग्राम दैट फिट इन दिस केस। जो भी केस आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके आधार पर आपको एक रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। रे डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है, आपको बस ये पता चल जाता है कि हाँ भाई जो लेंस है या मिरर है तो कौन सा है। उसके बाद आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये सब चीज़ें आप दिखाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, और फिर अपने रूल्स अप्लाई करेंगे इमेज फॉर्मेशन के, और फिर रे डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। नेचर को फाइंड करने के 2 ही तरीके हैं, या तो डायग्राम के बेसिस पे या फिर वैल्यूज़ के आधार पर, है ना, जो उसमें प्लस माइनस है या जो डिजिट्स हैं उनके बेसिस पे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 में 3 पार्ट्स हैं। स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस
लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? देखिए मेंडल के द्वारा जो 3 नियम दिए गए थे उसमें से सबसे पहला रूल था लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि भाई जो कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में देखने को मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो होते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, और यही रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो हमेशा जो भी कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में देखने को मिलेंगे वो क्या होते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। बाकी सेग्रीगेशन भी है और एक आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो सेकंड थर्ड रूल है। तो यहाँ तो सिंपल आपको एक ही बताना है। व्हाट इज एलील? एलील क्या होता है? आर्डिनेट फॉर्म जो होती है ना जीन की, उसको हम एलील बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, छोटे से लाइन है। नेक्स्ट आता है गिव द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस बताना है आपको, तो आप ये मानकर चलिए 1 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया, 1 मार्क्स का ये हो गया, और 2 नंबर में आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस दिखाना होगा। उसमें से आप 2 कैरेक्टर की 4 फॉर्म के बीच में क्रॉस कराते थे, जैसे सीड, शेप फर्स्ट मान लेते हैं और सेकंड ले लेते हैं सीड कलर। तो सीड शेप की 2 फॉर्म, इसी तरह से सीड कलर की भी 2 फॉर्म। सीड शेप के लिए 2 पॉसिबिलिटी क्या होंगी? राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, ऐसे सीड कलर के लिए क्या होगा? येलो और ग्रीन। ठीक, तो पूरा नाम लिख लेते हैं इसको, येलो और ग्रीन। तो इस तरह से 4 हमारे पास यहाँ पे फॉर्म्स होती हैं जिसके बीच में आपको क्रॉस कराना है, ये ही डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर 39, डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है ये। देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ये चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर आता भी है जिक्र में, जब हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का को फाइंड आउट करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में देखिए मेन डिफरेंस क्या होता है। कैल्सिनेशन में देखिए क्या होता है, मेटल कार्बोनेट लेते हैं, हम उसको गर्म कर देते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्सीजन हमने नहीं लिया अलग से, है ना। यहाँ पर रोस्टिंग में क्या चलता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है। तो रोस्टिंग में क्या करेंगे हम, मेटल सल्फाइड लेंगे, जिंक सल्फाइड ले सकते हैं, जिंक सल्फाइड प्लस O2, और आगे क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा। प्रोडक्ट तो दोनों में सेम है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन उसका तरीका जो है वो अलग है, और जो चीज़ आप स्टार्टिंग ले रहे हैं वो अलग है। मेटल कार्बोनेट हम यूज़ करेंगे किसमें? कैल्सिनेशन में, और मेटल सल्फाइड यूज़ करेंगे किसमें? हम रोस्टिंग में। ठीक है, रोस्टिंग में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम चलेगा, वहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम चलेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है इसका, प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। ये तो पूरा आपको फ्लो चार्ट ही बनाना पड़ेगा, पूरी डिटेल देनी होगी इस चीज़ के लिए। देखिए मेटल एक्सट्रैक्शन पर हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और बल्कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेटल एक्सट्रैक्शन की जो लेटेस्ट वीडियो उसका लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, टॉपिक क्लियर है तो स्किप कर दीजिएगा उसको। ठीक है, ईजी सा है। तो 3 क्वेश्चन है जो केस बेस्ड स्टडी में यहाँ पर दिए गए हैं, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक्स को ले लेते हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे तीनों क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना, और क्या आपको आंसर करना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर और मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको तीनों में से कौन सा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, या आपके एग्जाम में पहले आ चुका है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फीडबैक देना ज़रूरी है, जिससे क्या हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल के साथ। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।